प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वह भारत के प्रत्येक नागरिक को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों नॉमिनल का मतलब है कि वे कहने को तो भारत के हेड होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के पास होती है। और ऐसा ही कुछ हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट नेशन बट नॉट रूल द नेशन। और उनकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रेसिडेंट की पावर्स को जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट किए बिना उनकी पावर्स पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, हमारे भारत के प्रेसिडेंट की पावर्स को 7 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहली होती है लेजिस्लेचर पावर, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव पावर, तीसरी होती है जुडिशियल पावर, चौथी होती है फाइनेंशियल पावर, पांचवी होती है डिप्लोमेट पावर, छठी होती है मिलिट्री पावर और सातवीं होती है इमरजेंसी पावर। और इनमें जो सबसे पहली लेजिस्लेचर पावर है उनकी बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत के पार्लियामेंट के हर साल 3 सेशन होते हैं। इन सेशन को हमारे भारत के प्रेसिडेंट जी बुलाते हैं और बंद भी करते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट की दूसरी लेजिस्लेचर पावर होती है कि वे हमारे भारत की लोकसभा को डिसॉल्व यानी भंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे ऐसा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कल को यदि उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ झगड़ा हो जाए तो वह गुस्से में आकर उनकी सरकार गिरा देंगे, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह ऐसा तभी कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर जी उनको एडवाइस दें, उनको रिकमेंडेशन दें, या फिर दोस्तों उनको लगे कि लोकसभा में जो मेजोरिटी है वो लॉस हो गई, यानी 50% से अधिक के जो एमपीज हैं वो इकट्ठे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों वह लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद नए इलेक्शन होंगे, नए एमपीज बनेंगे और नई सरकार बनेगी। दोस्तों, उनके पास जो तीसरी पावर होती है कि दोस्तों पार्लियामेंट में कोई भी बिल भले ही दोनों हाउसेस में पास हो जाए, लेकिन दोस्तों वो तब तक कानून, तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक दोस्तों उस पर हमारे भारत के राष्ट्रपति जी साइन नहीं करेंगे, जब तक उसकी अप्रूवल हमारे भारत के राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे। उनके साइन के बिना कोई भी बिल सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिसपे कुछ बातें लिखी गई हैं, वह कोई भी कानून नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और दोस्तों, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी किस बिल पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है उस बिल के नेचर पर। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं मनी बिल की। दोस्तों, यदि मनी बिल लोकसभा में पास हो गया है, उसके बाद दोस्तों उसके अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट जी के पास उसको लाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों प्रेसिडेंट जी के पास 2 तरह की पावर्स होती हैं। सबसे पहले तो वह उस पर साइन करें, उसको कानून बना दें, उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको अप्रूव कर दें। दूसरा दोस्तों वह उसको रिजेक्ट कर दें, उस पर साइन ना करें, जिससे कि वह सिर्फ और सिर्फ बिल रह जाएगा, कागज का टुकड़ा रह जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दोस्तों, दूसरी तरह का बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और दोस्तों इस समय कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कहा है कि दोस्तों इस बिल में ना तो वह मना कर सकते हैं और ना ही इस बिल को वह वापस कर सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला बिल यदि प्रेसिडेंट के पास लोकसभा में पास होने के बाद आएगा तो वह उसको ना नहीं कर सकते, उसमें साइन करना उनकी ड्यूटी है। इसको पास अमेंडमेंट को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाले बिल को पास करना प्रेसिडेंट को पड़ेगा ही पड़ेगा। और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लोकसभा की बात को ठुकराते हैं दोस्तों, इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए उनको उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। दोस्तों, इनके बाद आते हैं तीसरी तरह के बिल जिनको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दोस्तों, ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं उनमें प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो या तो वह उस पर साइन करके उसको एक्सेप्ट करें, या फिर वह उसको रिजेक्ट कर दें, या फिर दोस्तों तीसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि दोस्तों वह वापस पार्लियामेंट हाउस को उस बिल को वापस कर दे, ताकि दोस्तों जो उसमें गलतियां हैं वह उसको सुधार सके। तो जब दोस्तों ये बिल पार्लियामेंट में वापस चला जाता है तो दोस्तों वहाँ के लोग यदि इन गलतियों को सुधार लेंगे तो अच्छा है, लेकिन वहीं पे यदि वह इन गलतियों को नहीं सुधारते हैं, वापस से इसी बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, दोस्तों प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वापस वह इसको ना रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही इसको वापस गलतियां सुधारने के लिए भेज सकते हैं। अब दोस्तों उनको इस पे साइन करना ही पड़ेगा। सो ऐसे में जो मनी बिल होते हैं, जो टैक्स से रिलेटेड बिल होते हैं, उसमें तो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है, वह उसको लात मार सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के 2 और बिल होते हैं, यानी बाकी तरह के जो भी बिल होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती है। वह मजबूर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के डिसीजन को मानने के लिए, जिस कारण ही दोस्तों जब भी कोई काले कानून देश में आते हैं, उनका प्रोटेस्ट होता है, तो हमारे भारत के प्यारे लोग प्रेसिडेंट जी को नहीं बल्कि हमारे भारत की सरकार को झोले भर भर कर गालियां देके आते हैं। दोस्तों, इसके बाद प्रेसिडेंट की अगली पावर होती है कि दोस्तों वे ऑर्डिनेंस बना सकते हैं इमरजेंसी के समय। दोस्तों, ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो कच्चे कानून होते हैं और इन कानून को सिर्फ और सिर्फ तभी बनाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और दोस्तों कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है जिस कारण किसी कानून की जरूरत होती है और पार्लियामेंट के सेशन में आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे समय में ये कानून बनाए जाते हैं और इन कानून के बनने के 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को सेशन करना ही पड़ेगा और पहला सेशन होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर
इस ऑर्डिनेंस पे डिसाइड करना जरूरी है कि इस ऑर्डिनेंस को पक्का करना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। यदि 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों ये जो ऑर्डिनेंस है ये रद्द हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा जैसे कभी ये था ही नहीं। दोस्तों इसके बाद आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर में जो प्रेसिडेंट के पास सबसे पहली पावर होती है वो ये होती है कि दोस्तों जनरल इलेक्शन के बाद भारत की जनता जिस पार्टी को ज्यादा वोट देकर अपने भारत का प्रतिनिधि चुनती है उस पार्टी के नेता को भारत का प्रधानमंत्री अपॉइंट करना प्रेसिडेंट की पावर होती है। उसके बाद दोस्तों भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करना प्रेसिडेंट की पावर ही होती है। इसके बाद दोस्तों हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI जो कि हमारे भारत की सरकार के सरकारी वकील होते हैं। यदि हमारे भारत की सरकार पर कोई भी केस होता है तो उससे निपटना इन्हीं का काम होता है। इनको भी अपॉइंटमेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा ही किया जाता है, उनके पास ये पावर्स होती हैं। इसके बाद दोस्तों कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको CAG कहा जाता है, जिसका काम होता है हमारे भारत की सरकार द्वारा कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया गया है उसका ऑडिट करना। इसका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इसके अलावा कई और बड़े बड़े ऐसे पोस्टों पे जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति जी द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के पास यदि आपको लगता है कि इतनी पावर है तो घंटा भी उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी इनका अपॉइंटमेंट इनका नियुक्ति तो करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने आपको 10 रुपए दिए जिससे मैंने कहा कि एक चॉकलेट कुल्फी लेके आओ, 5 रुपए की एक मिक्स फ्रूट कुल्फी लेके आओ, जिनमें जो चॉकलेट कुल्फी है वो मुन्ना भैया को दो और जो मिक्स फ्रूट कुल्फी है वो कालीन भैया को दो। तो ऐसे में दोस्तों आप 10 रुपए मुझसे लिए, दुकान पे भागे गए, कुल्फी लेके आए और जो चॉकलेट कुल्फी वो मुन्ना भैया को दी, जो मिक्सड कुल्फी है वो कालीन भैया को दी। तो ऐसे में दोस्तों आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानी, वही किया जो मैंने कहा। मैंने डिसाइड किया कि कितने वाली कुल्फी लेनी है, मैंने डिसाइड किया कि कौन से फ्लेवर की कुल्फी लेनी है, मैंने डिसाइड किया कि किस बंदे को, मुन्ना भैया को क्या कुल्फी देनी है, कालीन भैया को क्या कुल्फी देनी है। आपने क्या किया, सिर्फ वही किया जो मैंने कहा। तो ऐसे यहाँ पे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन सा मिनिस्टर को कौन सा पद देना है ये प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं। अटॉर्नी जनरल किसको बनाना है, कंट्रोलर ऑडिटर किसको बनाना है, इन सभी पोस्ट पे किसकी नियुक्ति करनी है, किस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, सभी की सभी जो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रधानमंत्री जी को दी है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट करनी होती है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ कुल्फी ला के देना है। कुल्फी कौन सी लानी है, किसको देनी है, क्या करना है, ये प्राइम मिनिस्टर के पास है, यानी असली बॉस प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्हीं के पास पावर होती है सभी को पद देने की, सभी को ये कुर्सियां देने की। प्रेसिडेंट तो सिर्फ और सिर्फ उसका अनाउंसमेंट करते हैं या फिर उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वो करवाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई पावर नहीं होती है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस मानना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की, और उनका काम ये एडवाइस तब तक मानना है जब तक उनकी एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे भारत के संविधान को वायलेट, उसका उल्लंघन ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे, तब तक उनकी एडवाइस मानना प्रेसिडेंट की एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। दोस्तों अगली पावर होती है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में दोस्तों हमारे भारत के प्रेसिडेंट के पास सबसे पहली पावर होती है कि वे हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। और इसके साथ उनकी दूसरी पावर होती है कि दोस्तों हमारे भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को कोई भी सजा सुना दी गई हो, उस अपराधी की सजा को खत्म कर उसको बाइज्जत बरी करना, किसी अपराधी की सजा को वैसे ही रहने देना लेकिन उसकी ड्यूरेशन को कम कर देना, या फिर किसी ऐसे अपराधी को जिसकी मौत की सजा दे दी गई है उसकी मौत की सजा को रद्द करने की प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है। जैसे कि दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम को किसी एक व्यक्ति ने अर्जी भेजी थी जिसको मौत की सजा दे दी गई थी। उसकी अर्जी को प्रेसिडेंट जी ने कबूल किया और उसकी जो मौत की सजा है उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया था उस समय। सो ऐसे में हमारे भारत के राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करवा सकते हैं, उसको कम करवा सकते हैं, भले उसको मौत की सजा ही क्यों ना होगी हो। लेकिन यहाँ पे भी उनके पास घंटा पावर नहीं होती है। ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि दोस्तों हम लोग प्रेसिडेंट को अर्जी भेजते हैं कि हमारी सजा माफ करो, और प्रेसिडेंट जी उस अर्जी को होम मिनिस्ट्री के पास भेज देते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि उस क्रिमिनल का संबंध किसी स्टेट से है तो ऐसे में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उस अर्जी को उस स्टेट की गवर्नमेंट को भेजती है। उस गवर्नमेंट का जो भी रिप्लाई आता है उस रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए हमारी होम मिनिस्ट्री और हमारे होम मिनिस्टर जी डिसीजन लेते हैं, और जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट जी को एडवाइस करते हैं, और उनके एडवाइस के बेस पर ही हमारे भारत के प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में नाम जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। नाम बदनाम हो या अच्छा हो ये प्रेसिडेंट का होगा, जो मेनली जो डिसीजन होगा वो होम मिनिस्टर का होता है।
दोस्तों प्रेसिडेंट की अगली जो पावर होती है वो होती है फाइनेंशियल पावर। इसमें प्रेसिडेंट के पास एक असली वाली पावर होती है जो उनके पास होती है, और वो होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास हमारे भारत के कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का एक्सेस होता है, वह उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये फंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के समय ही यूज किया जा सकता है। जब हमारे भारत में कोई नेचुरल कैलेमिटीज या फिर ऐसा ही कुछ हो तभी दोस्तों इस फंड को यूज किया जा सकता है। और जो ये फंड होता है ये हमारे भारत का जो खजाना होता है उससे अलग होता है। दोस्तों उनकी अगली फाइनेंशियल पावर होती है कि हर 5 साल बाद हमारे भारत के राष्ट्रपति हमारे भारत की फाइनेंशियल कमीशन को बनाते हैं। तो फाइनेंशियल कमीशन हमारे भारत की गवर्नमेंट को सेंटर और स्टेट में फंड्स को डिवाइड करने में मदद करता है। दोस्तों अगली प्रेसिडेंट की पावर होती है डिप्लोमेट पावर्स। दोस्तों डिप्लोमेट पावर में जो सबसे पहली पावर होती है कि दोस्तों भारत की जो भी दूसरे देशों के साथ ट्रीटीज यानी संधि, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उन सभी एग्रीमेंट में जो नाम यूज होता है वो प्रेसिडेंट का यूज होता है। लेकिन जैसा जो डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट का होता है। यहाँ पर उनको इतनी कुछ खास पावर तो नहीं दी है, लेकिन उनको एक ड्यूटी दे दी है कि दोस्तों जो भी फॉरेन एम्बेसडर यानी विदेशों के एम्बेसडर हमारे भारत में विजिट करते हैं उनको फैसिलिटेट करना प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट जी की ड्यूटी होती है। दोस्तों अगर इनके पास पावर होती है मिलिट्री पावर्स की। दोस्तों जनरली आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, लेकिन इसके बावजूद तीनों आर्म्ड फोर्सेज यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के जो चीफ होते हैं उनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी जो एडवाइस होती है वो हमारे भारत के अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की होती है, जिसके मेंबर हैं होम मिनिस्टर जी और प्राइम मिनिस्टर जी। और एक और बात, बहुत लोग कहते हैं कि किसी भी देश के साथ जंग का ऐलान करना या फिर किसी भी देश के साथ जंग को रोकने का जो ऐलान होता है वो प्रेसिडेंट जी ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के साथ जंग का जो ऐलान होता है वो प्रेसिडेंट जी तभी कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी इसका एडवाइस उनको देते हैं। और अब बारी है इमरजेंसी पावर्स की। यही कुछ पावर हैं जो वास्तविकता में प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती हैं जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज कर सकता है। और भारत में 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, जिनमें सबसे पहली होती है नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों दूसरी तरह की इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल। दोस्तों तीसरी तरह की जो इमरजेंसी होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों ये है प्रेसिडेंट की पावर्स, जिनको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोस्तों हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट जी को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी है, बहुत ही ज्यादा मान दिया है। सभी काम उनके नाम पर ही होते हैं और आप सभी को उनकी इज्जत करनी भी चाहिए। लेकिन जो पावर्स दिए हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी को ही दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है। उनके पास तो बहुत ही थोड़ी पावर्स हैं, जिनमें सबसे पहली तो यही पावर है कि दोस्तों बिलों में उनके पास जो मनी बिल होता है उसकी पावर होती है। बाकी बिलों की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इमरजेंसी की तो दोस्तों इमरजेंसी में उनके पास कुछ खास पावर्स आ जाती हैं। साथ ही में दोस्तों फाइनेंशियल में उनके पास कॉन्टीजेंसी फंड होता है जिनका उसके पास एक्सेस होता है। इसके अलावा उनके पास कुछ खास पावर नहीं होती, छोटी मोटी थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं। और ऐसा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पर दोस्तों हम लोग अपना वोट डालकर सरकार बनाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर पावर प्रेसिडेंट के पास होती तो गलत हो जाता। क्योंकि दोस्तों हम लोग ने जिनको वोट डाला है हम चाहते हैं कि वो हमारे देश के लीडर बने, उसके बजाय अगर प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी जाती वो हमारे देश के लीडर बन जाते तो ये तो डेमोक्रेसी कम तानाशाही ज्यादा हो जाती। सो डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि दोस्तों हम प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं, हम प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, और जिसको हमने वोट दिया है उसी को पावर देना कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल सही काम किया है। सो दोस्तों इसकी पावर को सुनने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि दोस्तों इसके पास कोई पावर तो खास है नहीं, तो इसको बनाने की क्या जरूरत थी, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता, इसको 5 लाख रुपए की सैलरी देने की क्या जरूरत है, फालतू में भारत सरकार अपना नुकसान क्यों करती है। तो दोस्तों इसका भी एक डेफिनेट कारण है, क्योंकि दोस्तों प्रेसिडेंट की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा जो भी एडवाइस दी जाए, यदि वह हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रही है उसको माना। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है कि दोस्तों जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वे उनको सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वे उनको कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते। और जो ये एडवाइस होती है एक तरह से ऑर्डर ही होती है, प्रेसिडेंट को ये माननी ही पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मानने के लिए कहा है, लेकिन वो डायरेक्टली उनको ऑर्डर नहीं कर सकते, वे उनको एडवाइस के रूप में ऑर्डर करते हैं। तो ऐसा कभी भी कहीं पे लिखना हो तो ऐसे मत लिख देना कि ही ऑर्डर प्रेसिडेंट, हमेशा यही लिखना कि उन्होंने एडवाइस किया और प्रेसिडेंट ने किया। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे आपको लिखना है। बल्कि इसके साथ साथ हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना
उसको प्रिजर्व करना, इसके साथ साथ उसका डिफेंस करना उनकी एक सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है। सबसे बड़ी ड्यूटी उनकी यही है, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, और इस कारण ही उनकी पोस्ट को रखा गया है। और अब आप सोचेंगे कि उनके पास कोई पावर तो है नहीं, तो वो कैसे हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। सो दोस्तों, जनरली आपने नोटिस किया होगा कि दोस्तों जो भी प्रेसिडेंट हमारे भारत के बनते हैं, कोई महान साइंटिस्ट होते हैं, कोई महान लोग होते हैं जिनको जनरली हमारे भारत के प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, यदि उनको लगता है कि सरकार द्वारा जो नया बिल, जो नया लॉ लाया गया है, वो बिल देश के हित में नहीं है, वो बिल जनता के हित में नहीं है, तो दोस्तों उस बिल के पास होने से पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति जी, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, जिनकी हम सभी भारतीय इज्जत करते हैं और डेफिनेटली सभी को इज्जत करनी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इज्जत दी है। तो ऐसे में दोस्तों वे पब्लिक फॉर्म पे आकर हम लोगों को बता सकते हैं कि दोस्तों ये सरकार ये नया बिल ला रही है जो कि लोगों के हित में नहीं है, जिससे कि दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो दोस्तों पूरे देश में उसके खिलाफ आवाज़ उठ सकती है, प्रोटेस्ट हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जब अगले इलेक्शन आएंगे उसमें लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट जी ने बताया था कि ये जो सरकार है ये 2 नंबरी है, ये 2 नंबरी काम करती है, 2 नंबरी लॉज लाती है। तो ऐसे में दोस्तों उस सरकार को मिलने वाले वोटों की काउंटिंग भी कम हो जाएगी। इस तरीके से वो सरकार अपनी कुर्सी से हाथ धो सकती है। और फिलहाल प्रेजेंट में यानी 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, और हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वो 5 लाख रुपए होती है, और जो भारतीय प्रेसिडेंट रिटायर हो जाता है उसको 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी, और साथ में दोस्तों शेयर डेफिनेटली कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।